Hello students, welcome to online classes. Today again we will solve some numericals related to your chapter which is force and laws of motion. Now we are going to start the first question. Two forces F1 and F2 are acting on an object as shown in figure. Then we have to calculate what is the net force acting on the object. Listen, student, here we see that here is the object, one force F1 is acting on that object whose direction is this and the force is 20 Newton and consequently another force जिसकी वैल्यू F2 है, F2 इक्वल टू 300 न्यूटन है। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कुल नेट फोर्स कितना लगा है। बट ध्यान से देखो ये दो फोर्सेज जो हैं इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। अर्थात दोनों फोर्स ना तो बराबर है और ना तो एक दिशा में है। F1 इस दिशा में है, F2 इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स क्या होगा, सोल्यूशन देखो। जैसा कि पता है नेट फोर्स जो होता है, आप क्या करो, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट है तो जो बड़ा फोर्स है या जो बिगर फोर्स है और जो स्मॉलर फोर्स है दोनों का डिफरेंस ले लो। तो बिगर फोर्स कौन F2 है और स्मॉलर फोर्स क्या होगा बेटा F1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं द नेट फोर्स इज F2 माइनस F1 बिकॉज दिस इज द अनबैलेंस फोर्स है। बेटा अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, अगर दो फोर्सेज एक ही सिस्टम पे लग रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों फोर्सेज पैरेलल हो, उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्सेज होता है बिगर फोर्सेज माइनस स्मॉलर फोर्सेज होता है। यहाँ देखो F2 क्या है, 300 न्यूटन है एंड F1 इज 20 न्यूटन, सो इट गिव्स 280 न्यूटन। यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बेटा इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आप लिख दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स F2 होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जो नेट फोर्स है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और हर वेक्टर क्वांटिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है। तो बताइए ये जो ऑब्जेक्ट क्या F1 जिधर लग रहा है उधर मूव करेगा या F2 जिधर लग रहा है उधर मूव करेगा। तो देखो आप F2 की वैल्यू ज्यादा है ना, क्योंकि 300 न्यूटन वाला फोर्स है, तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स F2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन ना आते हैं एग्जाम में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड पार्ट देख लो। तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जिसका आंसर पहले ही बताया जा चुका है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आप आंसर लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स F2, क्योंकि F2 फोर्स बिगर है F1 की तुलना में। सो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स F2 होगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज 10 kg, अर्थात इस बॉडी का जो मास है बेटा वो 10 kg है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। एक्चुअली में एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता होगा यू नो दैट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स नहीं है बल्कि क्या लिखोगे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ध्यान दो बेटा, नेट फोर्स की वैल्यू निकाले हो आपने, क्या निकाला है 300 माइनस 20 अर्थात 280, 280 न्यूटन, 280 और मास क्या है 10 है इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस स्मॉल। You know that acceleration का notation स्मॉल है, so it gives 280/10, it gives 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यही आपका सोल्यूशन होगा। तो कह सकते हो ना कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 4 kg। स्टॉप है। उसके बाद इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास देन हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन इट। बेटा देखो इस क्वेश्चन को ना आप दो पार्ट में लगाओ। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक फोर्स है प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 4 kg। यहां से आप फोर्स की वैल्यू निकालो। देखो पहले केस नंबर फर्स्ट, पहले फोर्स निकालते हैं। ध्यान दो F इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन मार्क है, एक्सेलरेशन इस केस में क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास जो है बॉडी का m इक्वल टू है 4 kg। एज वी नो दैट F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इट गिव्स मास क्या है बेटा 4 है, 4 kg है। ध्यान देना इस फॉर्मूले में मास को kg में और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखना, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन 1 है अर्थात 4 × 1 4 न्यूटन आएगा। तो पहले केस में देखो फोर्स हमें 4 न्यूटन मिल गया। अब केस नंबर 2 देखो, आप इस तरीके से लिख सकते हो, कह रहा है कि
इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अर्थात अब यहाँ पे भी फोर्स अब दे चुका है, क्या हमारा आया 4 न्यूटन, यही सेम फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन लिखोगे। मास क्या है 1 kg, m इक्वल टू 1 kg है। हाउ मच एक्सेलरेशन, अर्थात a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बेटा एक्सेलरेशन नोटेशन a होता है। अब इस केस में फर्दर फॉर्मूला लगाओ, तो ये होता है F बराबर m इंटू एक्सेलरेशन, या तुम कर सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई m, लिख सकते हो ना। यहाँ F क्या है 4 है और मास क्या बेटा 1 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन आएगा 4 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका सोल्यूशन होगा। तो आप कह देना कि 4 द एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagon each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5,000 Newton, then find the first question is the net acceleration force. बेटा देखो क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करो, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहे कि एक इंजन है जिसका मास है 8,000 kg और वो क्या कर रहा है कि 5 वैगन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। प्रत्येक वैगन का जो मास है वो 2,000 kg है, ठीक है। कह रहा है कि यदि इंजन सभी वैगन को 40,000 न्यूटन से खींच रहा हो यानी पुल कर रहा हो, तथा जो ट्रैक यानी इंजन का पहिया और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 5,000 न्यूटन हो, तो बताइए नेट एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा। अर्थात वह फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, या विच फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन इज सेड टू बी एक्सेलरेशन फोर्स। बेटा एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इंजन वैगन को अर्थात ट्रेन की बोगी को खींचेगा तो पूरा का पूरा जो फोर्स है जो इंजन का, वो सिर्फ वैगन खींचने में ही नहीं खर्च होगा, कुछ फोर्स होगा जो इंजन के पहियों या वैगन के पहियों और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसमें खर्च होता है। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ हम ऐसे लिखेंगे कि जो फोर्स है फोर्स एक्सर्ट बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, अर्थात जो नेट एक्सेलरेशन फोर्स होगा वो क्या होगा 40,000 माइनस 5,000 होगा। आप इतना करोगे जो आपका आंसर आएगा 35,000 न्यूटन, वही आपका आंसर होगा। तो वी कैन से दैट द नेट एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शन फोर्स। सो 40,000 minus 5,000 it gives 35,000 Newton, or it may be written as 3.5 into 10 to the power 4 Newton। यही आपका आंसर होगा। बेटा इसे जानो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो क्या करेगा, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन। क्योंकि ये ना जो फोर्स लगा रहा है इंजन, जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इंजन जो है वैगन को आगे खींच रहा है, यानी आगे ले जा रहा है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। बट देखो ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एज यू नो दैट अभी जो हम फोर्स निकाले हैं वो फोर्स क्या है, वो रिजल्टेंट फोर्स है जो पांचों वैगन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, वही है। तो जब पुल करेगा, जैसे मान लो ये आपका इंजन है, ठीक है। अब बेटा इससे कनेक्टेड जो है 5 जो है वैगन जो है कनेक्टेड है। एक वैगन है, एक सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मान लो ये 5 है। बेटा ये सब जो है इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यह जो इंजन है इस वैगन को कितने फोर्स से कनेक्ट पुल कर रहा है, एफ नेट जो फोर्स है अभी आपने निकाला था 35,000 न्यूटन, किसको पुल कर रहा है, इन पांचों वैगन को। ध्यान दीजिएगा इंजन पुल कर रहा है किसको, पांचों वैगन को। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस 35,000 न्यूटन के कारण, वही हमें निकालना है। तो बताइए एक्सेलरेशन किसका निकालते हैं, जो बॉडी मोशन में आता है। तो यहाँ पे बॉडी मोशन में कौन आ रहा है, पांचों वैगन। ध्यान दीजिएगा
इंजन नहीं, इंजन की हम बात नहीं कर रहे, इंजन तो पुल कर रहा है ना, इंजन तो खींच रहा है ना, यानी इंजन जो है धक्का मार रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, पुश मतलब आगे ले जा रहा है। और कौन आगे जा रहा है? ये पांचों वैगन। तो यहाँ पे जब हम मास लेंगे तो किसका मास लेंगे? सिर्फ पांचों वैगन का मास लेंगे, पांचों बोगियों का मास लेंगे, ठीक है। और फोर्स कितना होगा? वही फोर्स होगा जो F नेट के बराबर होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन में निकालना है। तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या है, मान लो स्मॉल a है, तो मास क्या होगा? तो ट्रेन का जो मास होगा, तो बहुत से बच्चे बेटा पांचों वैगन अब प्लस क्या होता है, ये इंजन का मास ऐड करते हैं, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैगन का ही टोटल मास लेना है। क्यों? क्योंकि इंजन का मास इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इंजन ही तो क्या कर रहा है, पांचों वैगन को मूव करा रहा है, पांचों वैगन को आगे की तरफ ले जा रहा है। किस फोर्स से ले जा रहा है? 35,000 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे मास निकालेंगे, मास ऑफ 5 वैगन। तो बेटा देखो एक वैगन का मास कितना है? देखो शायद 2000 केजी है, तो 5 इंटू 2000 केजी ले लो, इसका आएगा 10,000 केजी। तो सिंस एफ नेट क्या होता है? एफ नेट जो भी निकाले थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही निकालना है। अब सब की वैल्यू रखो, बताओ एफ नेट क्या था? 35,000 न्यूटन ना, 35,000 इक्वल टू मास, पांचों वैगन का मास क्या? 10,000 और इंटू एक्सेलरेशन को स्मॉल मान लो। तो बेटा इस तरह से देखोगे, तुम डिवाइड करोगे तो देखो 3 0 कट जाएगा, 3.5 आएगा। अब करके देखना, ए इक्वल टू आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ना कि द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। बी रिमेंबर बेटा, एक बार और याद दिला दे, ध्यान देना, यहाँ सिर्फ मास किसका लोगे? पांचों वैगन का मास लोगे, इंजन का मास मत इंक्लूड कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों हम मास ले रहे हैं? सिर्फ क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंजन है ट्रेन को खींच रहा है, ट्रेन मीन्स पांचों वैगन को खींच रहा है, तो जिसको खींचेगा यानी जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसी का ही मास लोगे ना, तो इसीलिए हमने पांचों वैगन का मास लेंगे, क्योंकि पांचों वैगन भी तो मूव कर रहे हैं। इफ F and F dash are balance force, then what will be the magnitude of F2? and here the diagram, जिसे बेटा मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि देयर आर टू टाइप फोर्स, फर्स्ट इज द बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड इज द अनबैलेंस फोर्स। तो आपने देखा होगा कि बैलेंस फोर्स वह फोर्स होता है जिसमें द नेट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। इट मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस डायग्राम के लिए देखो कि एक फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है जिसको हम F' कर रहे हैं, और एक दो फोर्स लग रहा है, एक 15 न्यूटन का फोर्स, एक F2 है। मान लो ये F1 है, सपोज दैट F1 जो है 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक F2 फोर्स, दोनों का डायरेक्शन जो है अलोंग दिस डायरेक्शन है। तो चूंकि जब बैलेंस फोर्स होता है तो उस केस में क्या होता है कि इधर का फोर्स का डायरेक्शन, इधर का फोर्स और इस तरफ का फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप ऐसे लिखना कि फॉर बैलेंस फोर्स भी है, देखो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका सम करो 15 न्यूटन, अर्थात 15 प्लस F2 इक्वल टू होगा, और इस तरफ का जो फोर्स है वो F' है, अर्थात ये 25 है, और ये F2 तो अननोन है जो निकालना है, ये 15 है। इट गिव्स F2 इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस 15, इट गिव्स 10 न्यूटन। बेटा ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं ना, ये कैसे जाना? हर बैलेंस फोर्स के लिए कंडीशंस होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है तो उस केस में क्या होगा कि एक तरफ का जो फोर्स होगा इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो फोर्स लग रहा है कि उस फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यही होता है बैलेंस फोर्स। इसकी सहायता से आप इसकी वैल्यू क्या निकालोगे? 10 न्यूटन। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। बैलेंस फोर्स से रिलेटेड हमने 2 सवाल बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अ बॉडी एक्सीलरेट्स व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करिए। क्वेश्चन ये है, आपको समझ गए होंगे, कह रहे हैं एक बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? आप ही बताओ क्या होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बैलेंस फोर्स होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब बैलेंस फोर्स होगा बेटा तो उस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे मैंने अभी बताया था
कि मान लो एक फोर्स F1 इस दिशा में लगा रहे हैं, मान लो इस तरफ से दो फोर्स लगा है मैंने F2 और F3, ये जो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करेगी? क्योंकि फॉर बैलेंस फोर्स द केस इज F2 प्लस F3 इक्वल टू F1 होता है, ठीक है ना। इस केस में ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स और राइट हैंड साइड का फोर्स इक्वल होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि ये जो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा मैंने बता दिया, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। आंसर ये होगा अ बॉडी एक्सेलरेट, नो देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, आखिर में जब किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? आपने तो पता चल गया कि मोशन तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो बेटा क्या चेंज होगा? समझो, उसका शेप चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बैलून ले लो, आप दोनों तरफ से सेम अमाउंट का फोर्स लगाओ, तो तुम देखोगे उस बैलून का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। इस तरह से एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी आता है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, जब भी बैलेंस फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ उसका शेप चेंज होगा। जबकि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब उस बॉडी पे जो लगने वाले नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्सेस हो वो क्या हो, 0 ना हो, अर्थात अनबैलेंस फोर्सेस हो, ठीक है ना। बेटा अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जब किसी सिस्टम पे मान लो एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बेटा ऐसे ना एग्जाम में ना आपके बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको अपने बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, आप कह दो न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स, आप कह दो न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना। इज अ फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, आप कह दो वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेरी वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आप मतलब पढ़ सकते हो डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन से आप क्या समझते हो, इसका भी जरा डेफिनेशन बनाना सीखिए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग खुद लिखोगे, मैं समझा दूं। एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द 1 न्यूटन। तो बेटा देखो 1 न्यूटन कब समझा था, आपने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आपने मान लो अगर मास आपका 1 kg है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस केस में देखो F इक्वल टू होता है 1 × 1 इक्वल टू 1 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज ए सच टाइप ऑफ ए फोर्स इफ एक्ट ऑन ए बॉडी whose mass is 1 kilogram and acceleration produces 1 meter per second square is said to be 1 न्यूटन फोर्स। इसको ऐसे समझो कि 1 न्यूटन वह बल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तथा उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, 1 kg हो। तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स का जो वैल्यू है 1 न्यूटन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on a body is said to be 1 Newton if it produces an acceleration 1 meter per second square when its mass is 1 kg। तो बेटा इस तरह से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही बेटा न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था जो हमने पढ़ा था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट इज ऑलवेज मूव, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वन डायरेक्शन देन इट इज ऑलवेज मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो आपने देखा था उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये कभी पूछता है कि नेम द अनदर नेम, गिव द अनदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप उससे कह देना कि क्या कह सकते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। और इस रूल किसने दिया था, ये दिया था गैलीलियो ने। इसीलिए हमने इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और किस साइंटिस्ट ने इसको दिया था पहले, तो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। ऐसे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं जो लगाया जा चुका है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स लगाए गए हैं और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आधारित ही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम न्यूमेरिकल्स है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित भी न्यूमेरिकल्स लगे हैं जहाँ F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू डायरेक्शन, या F इक्वल टू द मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आई थिंक आप आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में जो आपका 3rd चैप्टर होगा ग्रेविटेशनल। उससे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।